हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आई एक न्यू सीरीज जिसका टाइटल है मिरेकल ब्रदर्स। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। दूसरी तरफ एक कार में एक बंदे को दिखाया जाता है, उसका नाम है डोंगजू। वो फ़ोन पर किसी पर चिल्ला रहा था, पर इतने में फ़ोन कट हो जाता है। दूसरी तरफ उसी बंदे को दिखाया जाता है जो भाग रहा था, उसके बैग में से कोई ब्लू कलर की लाइट चमकती है एंड स्टिल वो अभी भाग रहा है। और दूसरी तरफ वो लोग ऑलमोस्ट उस बंदे को पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी एक तेज लाइटनिंग होती है और वो बंदा टेलीपोर्ट कर जाता है और उसका डोंजो की कार से एक्सीडेंट हो जाता है। जुन भी काफ़ी घबरा जाता है और उसे अस्पताल लेके आता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, तभी उसकी सांसें थमने लगती है। उसे सीपीआर भी देते हैं। दोजन पूछता है क्या हुआ, तभी डॉक्टर बोलती है इस पेशेंट का नाम क्या है। वो बोलता है मुझे नहीं पता। तभी एक लेडी आती, वो बोलती है वो एक इंस्पेक्टर है, उसका नाम पाक ह्यून सू है, और वो बोलती है मैं विक्टिम की अभी आइडेंटिटी का पता नहीं लगा। तभी डॉक्टर बोलती है कि पेशेंट मर चुका है। इसे सुनकर डोंजुन भी काफ़ी घबरा जाता है। डोंजुन के सिवाय सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर डोंजू को तभी एक आवाज़ आती है। फिर वो उस बंदे की तरफ देखता है, फिर वो उसके करीब आता है और अचानक से ही वो बंदा आंखें खोल लेता है, जिसे देख के डोंजो भी बहुत घबरा जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है। फिर नर्स देखती है कि वो बंदा जिंदा है, वो तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मकान मालिक उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने सिर्फ मुझे आधा ही रेंट दिया है। वो बोलता है मैं सिर्फ आधा ही दूंगा, मैं पूरा क्यों दूँ। फिर लैंडलॉर्ड कहता है तुमने कहा था तुम दोनों मिलकर $500 दोगे। तो डोजन कहता है मैंने कहा था कि हम दोनों साथ मिलकर $500 देंगे। मैंने अपने हिस्से के पैसे भर दिए हैं, तुम जाके सांगो को ढूंढो। तो वो कहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी के पैसे देना, तो इस हिसाब से तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। फिर वो कहता है वो तुम्हारा दोस्त है। तो दोर्जुन बोलता है उसने मेरे क्रेडिट कार्ड चुरा लिए, वो मेरा दोस्त कैसे हो सकता है। दोर्जुन बोलता है हाँ, और नोबल राइटिंग कंपटीशन भी पास आ रहा है और इस धोखे की वजह से अब मैं कुछ लिख भी नहीं पा रहा हूँ और मुझे अपने पार्ट टाइम भी जॉब ढूंढना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। फिर अपने मकान मालिक को बेवकूफ़ बना के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हो कुछ पार्सल की डिलीवरी करता है और फिर एक जगह कार रोकता है, तभी उसे एक कॉल आता है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम एक पुलिसमैन को देखते हैं जो एक लेडी को बोलता है दरवाज़ा खोलने के लिए। वो लेडी ड्रंक थी और उसने अपने आप को कार में बंद कर रखा था। तभी वहाँ डोंजू आता है और पुलिसमैन बोलता है कि ये ड्रंक है। वो बोलता है मॉम दरवाज़ा खोलो, और फिर उसमें चिल्लाने लगता है अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूँगा। फिर वो भी दरवाज़ा खोल देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी मां पुलिस स्टेशन से बाहर आती है। अर्जुन उसे इग्नोर करता है और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। बेसिकली यहाँ पर उसकी माँ की शराब पीने की आदत के कारण उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और वो अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी को ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रही है। वो ये चाहता है कि उसकी माँ उसे समझे और खुद का ख्याल रखे। देन हमें वो सीन दिखाया जाता है जब उसकी कार से उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था। वो ये सारी बातें इंस्पेक्टर को बताता है कि इस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और उसे अचानक याद आता है कि इस बंदे का सामान उसके पास रह गया है। उसकी आइडेंटिटी पता लगाने के लिए उसकी बैग की तलाशी लेता है, तभी उसे द ऑल माइट इज़ डेड की नोवेल मिलती है। डोजुन उसको पढ़ता है। उस नोवेल पर ऑथर का नाम नहीं लिखा था। वो नोवेल के बारे में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन खोजता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो सोचता है ये नोवेल उस बंदे का होगा, वो सच में जीनियस है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है। वो एक ओल्ड लेडी के वार्ड में होता है। डॉक्टर उसे ढूंढते हैं और उसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो कहता है कि मैं सुनहे को कुछ बताना चाहता हूँ, और वो तभी बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और डोजुन को दिखाया जाता है। वो अपनी माँ को जेल की सज़ा से बचाने के लिए एक पब्लिशिंग कंपनी के ओनर ली म्योंग सॉक से मदद मांगता है। फिर म्योंग सॉक उसको उसकी राइटिंग स्किल के लिए नीचा दिखाता है और उसका मजाक उड़ाता है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के कारण डोजो उस बंदे का नोवेल अपना बताकर उसको सौंप देता है और उसे पढ़ने को कहकर वहाँ से चला जाता है। सीन में हम देखते हैं कल रात जिस आदमी का मर्डर हुआ था
पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। बेसिकली यहाँ पर लीडर पाक सिंह को व्योगमन नाम के ऑफिसर के साथ उस मर्डर का पता लगाने को कहता है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ उस बंदे को पूरी तरह होश आ चुका है। डॉक्टर उसे बताती है कि वो 2 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पहुँचा और फिर अननोन रीजन के कारण तो किसी और के वार्ड में पाया गया और फिर बेहोश हो गया। डॉक्टर पूछती है कि तुम्हें उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद है? वो मना कर देता है और वो पूछती है कि तुम्हें अपना नाम पता है, पर उसे कुछ याद नहीं होता। वो बोलती है फिर वो बोलती शायद तुम्हें टेम्पररी मेमोरी लॉस है एज अ साइड इफेक्ट। डॉक्टर से रिलैक्स होने को कहती है और बोलती है तुम्हें थोड़ी देर बाद सब कुछ याद आ जाएगा। फिर वो डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। जैसे ही डॉक्टर उसके कंधे पे हाथ रखती है उसे हेलुसिनेशन होता है कि डॉक्टर खुद की जान लेने की कोशिश कर रही है। फिर बाद में अचानक से उसे बहुत सारी आवाज़ें आने लगती है, पता नहीं आवाज़ें कहाँ से आ रही है। फिर अगले सीन में डॉन्जन उससे मिलने आता है और दूसरी तरफ उस बंदे को आवाज़ आना बंद ही नहीं हो रही होती, तो वो अपने ब्लैंकेट के अंदर छुप जाता है और डॉन्जन जैसे ही उसके कमरे में एंटर करता है वो बंदा टेलीपोर्ट हो जाता है और वापस उसी ओल्ड लेडी के वार्ड में चला जाता है। वहाँ उसकी बेटी होती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो और वो बोलता है कि वो लेडी उससे कुछ बताना चाहती है। तभी एक आदमी अंदर आता है। वो बोलता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उसकी आंखें नीली हो जाती है और वो आदमी भी कमरे के बाहर गिर जाता है। डॉन्जन भी ये सब देखता है। फिर हमें पता चलता है इसके पास सुपर पावर है। जैसे ही वह उससे बात करता है वह उसकी आवाज़ की बजाय अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी माँ उसको खुद को दोषी मानने से मना कर रही होती है और अपना ख्याल रखने को कहती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। डॉन्जन भी अभी जो हुआ उसके बारे में पूछता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो? फिर डॉन्जन बताता है कि मेरे कारण ही तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था, मैं यहाँ माफ़ी मांगने आया हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और डॉन्जन पूछता है तुम कर क्या रहे हो? फिर उन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत चलती है और उसी वक्त उस लेडी की डेथ हो जाती है। डॉन्जन हैरान हो जाता है और जाकर उससे पूछता है क्या सच में तुमने उस लेडी से बात की थी? तभी वो पूछता है मेरा बैकपैक कहाँ है? और इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हुए मिरेकल ब्रदर एपिसोड 2 का। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जब डॉन्जन उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो ओल्ड लेडी मरने वाली थी। तो कांसान उससे अपने बैग के बारे में पूछता है और या हमारे हीरो का नाम कांसान है। डॉन्जन को लगता है उसकी याददाश्त वापस आ गई, तो पूछता है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? वो आगे बोलने की कोशिश करता ही है। तभी एक नर्स बोलती है कि आप डॉन्जन हो ना, नॉवलिस्ट जिसने द ऑलमाइटी इज डेड नाम की नॉवल लिखी है। और वो नर्स उसके साथ एक पिक्चर लेने को बोलती है, पर डॉन्जन माफ़ी मांगकर कांगसान के साथ रूम में चला जाता है और फिर वो कांगसान को बातें घुमा फिरा के बताता है। बेसिकली उससे इनडायरेक्ट माफ़ी मांगता है और सरप्राइजली डॉन्जन को पता चलता है कि उसकी मेमोरी पूरी तरह वापस नहीं आई है। उसे बस इतना याद है कोई इसका पीछा कर रहा था और उसके बैग में कुछ इम्पोर्टेंट सामान था, पर क्या था कोई याद नहीं। दूसरी तरफ एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और डॉक्टर भी उसको घूर रही थी। फिर हम कांगसान को देखते हैं जो अचानक से शांत हो जाता है और उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है और वह नीचे बैठ जाता है। तभी डॉन्जन डॉक्टर को बुलाने जाता है कि जब वो पहुंचता है कांगसान गायब हो चुका होता है। वो डॉक्टर सो यून के कैबिन में टेलीपोर्ट हो गया था और डॉक्टर की फैमिली फोटो को उठाता है। फिर उसे आवाज़ें सुनाई देती है और अस्पताल के बाहर आ जाता है। डॉन्जन भी देख लेता है और उसका पीछा करता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो? अचानक हवा की तरह कैसे गायब हो जाते हो? कांगसान बताता है कि उसे भी नहीं पता कि वो कौन है, उसको क्या हुआ है, और साथ ही ये भी बताता है कि उसे लोगों के चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पता नहीं कैसे। उसने ओल्ड लेडी की भी आवाज़ सुनी थी, वो उससे मदद मांग रही थी। और साथ ही उसे फ्लैशबैक सीन भी दिखाई देते हैं जब लोग पेन में होते हैं। डॉन्जन का कहना था कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर तुम जो बोल रहे हो वो सच है तो तुम्हारे पास टेलीपैथ पावर है। अब डॉन्जन को समझ आता है
कि कैसे वो उस दिन उसकी कार के सामने आ गया था। और साथ ही डॉनजन ये भी कहता है तुम अपनी पावर के बारे में किसी को नहीं बता सकते, नहीं तो वो तुम्हारा गलत इस्तेमाल करेंगे। तो कांसान पूछता है कि तुम ट्रस्टवर्दी हो, तुम मेरा इस्तेमाल नहीं करोगे? तो डॉनजन बोलता है 100 नहीं 200% चांस, मैं भी तुम्हारा इस्तेमाल ज़रूर करूँगा। कांसान हंसकर वहाँ से जाने लगता है और अपना बैग लाने को भी कहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जब डॉनजन घर पहुँचता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि कांसान का बैकपैक मिसिंग है और साथ ही नोवेल पर किसी काइन नाम के बंदे ने लिखा था कि किसे चूज करोगे, लाइट या डार्कनेस। नेक्स्ट सीन में हमको योनसुन को दिखाया जाता है, एक फेमस फिल्म डायरेक्टर और एक लोन शार्कर के मर्डर के बीच कनेक्शन ढूंढ रही थी और साथ ही किसी ने किंग शुल की गलत वीडियो भी लीक कर दी थी। सभी लोग इन दो केसेस के बीच लिंक ढूंढ रहे थे, लेकिन योनसुन इस केस पर एक नई रोशनी डालती है। किंग शुल के फिजिकल हरेस की ड्राइव वीडियो और डोयुंग का मुंह सोने से भरा हुआ पाया गया। डोयुंग के मर्डर के दौरान उसकी पॉकेट में एक फ़ोटो थी। ये फ़ोटो एक मैगजीन से काटी गई थी और इस फोटो में शिंग क्यूंग के साथ कई फेमस व्यक्ति शामिल थे। एक हैरान करने वाली बात और थी कि प्रोफेसर नाग शोंग को छोड़कर इस तस्वीर में मौजूद सभी लोग किंग शुल को कांटेक्ट करने वाले लास्ट लोग थे। प्रोफेसर नागसन की एब्सेंस और भी सवाल उठाती है क्योंकि ये 7 साल से लापता है, जिससे पता चल जाता है किंग शुल की हत्या कोई घटना नहीं थी। ऐसा लगता है प्रोफेसर और डोंगशुन एक ही जाल में उलझे हुए थे। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोंगजुन कांसन से मिलने आता है पर वहाँ पर पुलिस आई हुई थी। डोंगजुन पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि ये आदमी जिसने कांसन को कमरे से कल बाहर फेंका था, उसने कांसन के खिलाफ असॉल्ट करने की कंप्लेन की है। वही आदमी उस पर चिल्लाने लगता है, तभी कांसन की आंखें नीली हो जाती है। तभी डोंगजुन उसे कवर करता है और बोलता है मेरे कारण इसका कार एक्सीडेंट हुआ था और इसके पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है, ये कैसे असॉल्ट कर सकता है। वही आदमी उस पर चिल्लाने लगता है। तभी उस ओल्ड लेडी की बेटी आती है, उसकी तरफ से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया और साथ ही थैंक यू बोलती है कि उसकी माँ की मदद करने के लिए। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कांसान डॉक्टर की कैबिनेट में फिर आता है और उसका स्कार्फ लेता है। फिर उसे पता चलता है कि डॉक्टर उस पेशेंट की जान लेने वाली है जिसका आज एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने कुछ गलत दवाई इंजेक्ट कर दिया था जिससे उसकी जान चली जाए। जैसे ही वो दवाई उसकी बॉडी में पहुंचने वाली होती है, कांसान वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है और समय भी रुक जाता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर वो उन दोनों का हाथ पकड़ता है और नीला धुआं दिखाई देता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका पति अपनी बेटी के साथ शॉपिंग मॉल से बाहर आता है। यह आदमी खुले में पेशाब कर रहा था तो इसका पति उसको मना करता है, फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी ये आदमी चाकू लेकर उसके पति को मार डालता है। फिर हमें ये काला धुआं दिखाई देता है। डॉक्टर के पेन और हेट्रेड की काले धुएं को पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है कांसान। फिर डॉक्टर कांसान को रूम में देखकर सरप्राइज हो जाती है और पेशेंट चिल्लाने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी वो कांसान को वहाँ से लेकर चली जाती है और उसको कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेमोरी और पेन उस आदमी के दिमाग पर चली गई है। तभी कांसान बोलता है कि उसको डर है कि कहीं वो लोगों को चोट ना पहुंचा दे और शायद वो एक मॉन्स्टर बन रहा है। तभी डॉक्टर कहती है कि मेडिकल टर्म में तो मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है, पर मेरे लिए तो मॉन्स्टर नहीं सेवियर हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डोंजुन घर पहुंचता है। तभी उसे एक अननोन पर्सन का कॉल आता है। वो पर्सन कहता है कि इस नॉवल को इस दुनिया में नहीं आना चाहिए था, इसकी एंडिंग भी गलत है। अगर तुम इसका सेकंड एडिशन छपवाओ तो एंडिंग चेंज कर देना, वरना मैं अपनी तरह से एंडिंग चेंज करूँगा। और हमें फिर उसका आदमी का चेहरा दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपका फेवरेट आइडल आपके ड्रीम में आएगा। बाय द वे, माय फेवरेट आइडल इज जंगकुक। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मिरेकल ब्रदर एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है द ऑलमाइटी इज डेड को बेस्ट नॉवल बताया गया है।
और डॉन्जिन ने नॉवल का स्कैंडल किया है। ये नॉवल उसने नहीं लिखी है। वो बिल्डिंग की छत पर खड़ा होता है जहाँ रिपोर्टर इसे सवाल कर रहे थे। तभी दूसरी बिल्डिंग पर कामसान कह रहा था, ये नॉवल इस दुनिया में नहीं आनी चाहिए थे। उनसे अपनी पावर से नीचे गिरा देता है। फिर हमें पता चलता है डॉन्जिन सपना देख रहा था। फिर बाद में वो अपने दोस्त को फोन करके सिक्योरिटी कैमरा लगाने को कहता है। बाद में उसे चीफ एडिटर का कॉल आता है जो कहता है आज इंटरव्यू है, तुम एक बार इंटरव्यू पोस्टपोन कर चुके हो, दोबारा नहीं। फिर डॉन्जन भी कहता है ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर अपने मिस्ट्रेस बॉय कामसान को दिखाया जाता है। नर्स उसको उसके कपड़े देती है जो उसने एक्सीडेंट के समय पहने थे और बताती है उसने एक ही जूता पहना हुआ था। कामसान जूते को हाथ में पकड़ता है। फिर उसे थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक सीन याद आता है कि ये जूते किसी लड़के ने दिए थे, पर उसका चेहरा याद नहीं आता। फिर वो सारी बातें डॉक्टर को बताता है। वो कहती है गुड साइन है कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ रही है। अब साथ में ये भी कहती है अब हॉस्पिटल से तुम्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। अगर वो चाहे तो उसके घर में रह सकता है जब तक उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आ जाती। तब कामसान कहता है कि वो सोचकर बताएगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर का इंटरव्यू चल रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हिंसी मर्डर केस से रिलेटेड कुछ एविडेंस ढूंढने के लिए एक लेडी के पास जाती है, पर उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं पता लगता। फिर पता चलता है दोनों विक्टिम्स के पास एक वुड पीस पाया गया था और वो दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, जिससे साबित हो जाता है कि ये मर्डर एक ही इंसान ने किया है। फिर इनसे बताती है उन 4 लोगों में से नान संग भी मिसिंग है। बाद में लीडर बेसिकली ये भी कहता है कि सबको साथ में काम करना होगा और ये बात इम्पोर्टेंट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तभी हुनचुन को डॉक्टर की कॉल आती है और कामसान की फैमिली का पता चला कि नहीं इसके बारे में पूछ रही थी। यही डॉन्जुन की नॉवल भी उसको मिलती है। सीन शिफ्ट होता है। हुनचुन कामसान से मिलने आई थी और फिर अपना इंट्रोडक्शन देकर अपना कार्ड देती है। जैसे ही वो उसका कार्ड लेता है उसको उसका पास सीन और केस के बारे में सीन्स दिखाई देते हैं। अब ह्यूनसुन की आंखों में आंसू थे, पता नहीं कैसे। तभी डॉन्जुन भी आ जाता है। ह्यूनसुन बताती है कि अब भी उसकी फैमिली का कुछ पता नहीं लगा है। ह्यूनसुन एक आइडिया देती है कि हम इसका बैनर लगवा देते हैं। डॉन्जुन कहता है टेम्परेरी गार्डियन होने के नाते मेरा फ़ोन नंबर लिखवा देना। ह्यूनसुन यहाँ से चली जाती है। कामसान डॉन्जिन से कहता है कि वो उसके साथ रहेगा, लेकिन डॉन्जिन मना कर रहा होता है। फिर बाद में मान जाता है। डॉन्जिन उसे बाहर ले जाता है। उससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो डॉन्जिन से कार में लगे सिस्टम के बारे में पूछता है और वो बताता है ये जीपीएस है, हमें रास्ता गाइड करता है। वो लोग वहीं आ जाते हैं जहाँ कामसान का एक्सीडेंट हुआ था ताकि उसे कुछ याद आ सके। फिर वो दोनों खाना खाने एक जगह आते हैं, पर कामसान को यहाँ एक बच्चा दिखता है पर डॉन्जुन को नहीं। कामसान कार से उतरकर उस बच्चे का पीछा करता है, फिर एक दीवार के पास आके खड़ा हो जाता है। डॉन्जुन भी उसके पीछा करते वहां तक पहुंच जाता है। दीवार पर एक ड्राइंग बनी हुई थी, जैसे ही उसको छूता है उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और डॉन्जुन की आंखों के सामने वो गायब हो जाता है और एक कमरे में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पर एक बच्चा बेहोश पड़ा था। वो बच्चे को बाहर ले जाने की कोशिश करता है पर बाहर से रूम लॉक होता है। कामसान बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है पर असफल होता है। अब रात हो जाती है। डॉन्जिन भी उसके लिए परेशान हो रहा था। कामसान अभी कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे कमरे की मेमोरी ट्रिगर होती है जहाँ 2 बच्चे इसी तरह कमरे में कैद थे और उन्हें बुरी तरह पीटा गया था और बड़ा लड़का अपने छोटे भाई से माफ़ी मांग रहा था। फिर कैसे करके उसे टेलीपैथिक कॉल भेजता है। डॉन्जिन भी घर का पता लगाने में कामयाब हो जाता है और अब कामसान उस बच्चे के ऊपर हाथ रखता है और देखता है कि एक महिला काली पन्नी फेंक कर चली जाती है। अब कामसान की आंखें गुस्से से नीली हो जाती है। तभी वो महिला घर में आती है और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके दरवाज़ा तोड़ देता है। उसे देखकर महिला भी डर जाती है और फिर अपनी शक्ति से उस महिला का गला घोटना शुरू कर देता है। वो ऑलमोस्ट उसको मारने ही वाला था, लेकिन डॉन्जुन की आवाज़ सुनाई देती है और वो रुक जाता है। अब डॉन्जुन भी यहाँ पहुँच चुका था। फिर उस लेडी को उसी कमरे में बंद करके बच्चे को लेकर डॉन्जुन के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। कामसान बच्चे को बचाने का सारा क्रेडिट डॉन्जुन को देता है।
फिर बाद में वो अपने वार्ड में वापस आ जाता है, उन बच्चों को याद करता है कैसे वो रो रहे थे। अब यहाँ उसके शरीर पर वही निशान थे जो उन बच्चों के शरीर पर थे। डॉन्जन भी ये छुपकर देख रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर ने उसे बताया था उस बच्चे के शरीर पर काफ़ी निशान थे, शायद उसे अब्यूज़ किया गया है। अब कांसन और डॉन्जन थोड़ी बातचीत करते हैं। कांसन बोलता है कि मुझे सोना है। तभी डॉन्जन कहता है, कल तैयार है ना, मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगा और एक नया नाम भी सोचूंगा तुम्हारे लिए। कांसन भी ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लोगों को दिखाया जाता है। हमने इन दोनों को प्रीवियस एपिसोड में भी देखा था, जो कि बात कर रहे थे कि इनका एक साथी मिसिंग है और दो लोग मारे गए। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सीन शिफ्ट होता है। अब उस बच्चे की न्यूज़ टीवी पर आ रही थी और उसको बचाने का सारा क्रेडिट डॉन्जन को दिया जाता है। अब वो बच्चा सेफ है। तभी डॉन्जन के पास चीफ एडिटर का कॉल आता है और बोलता, तुमने न्यूज़ देखी? डॉन्जन को भी इस न्यूज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वो न्यूज़ देखता है और कंप्लेन करता है, मेरा नाम क्यों बताया। शिफ्ट होता है तानसान की तरफ। वो एलिवेटर में कहीं जा रहा था, तभी उसे एक लेडी दिखती है। बाद में अचानक उस लेडी को ढूंढने लगता है। फिर उससे लेडी मिल जाती है। तो उससे पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? फिर वो लेडी बोलती है, तुम किसी की तरह लग रहे थे पर वो तुम नहीं हो। तो कांसान पूछता है, क्यों नहीं? लेडी बोलती, क्योंकि वो पर्सन मेरे जितना ओल्ड है। और दूसरी तरफ क्विंसन डॉन्जन के घर में आई हुई थी और उससे नॉवल के बारे में पूछ रही थी। फिर वो कहती है, जो नॉवल में मर्डर केसेस है वो रियल लाइफ में भी हो रहे हैं। क्या सच में तुमने ये नॉवल लिखी है? ये तुम्हारी नॉवल है? डॉन्जन कुछ नहीं बोल पाता और इसी के साथ ये एपिसोड में ही समाप्त होता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है या नहीं, तभी मैं इसे आगे शुरू करूँगी। आपका हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मिरेकल ब्रदर एपिसोड 4। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ यनसन डॉन्जन से सवाल कर रही थी कि यह नॉवल एक्चुअल केस से इंस्पायर्ड है, पर डॉन्जन मना करता और कहता है प्योर फिक्शनल स्टोरी है, मैंने अपनी इमेजिनेशन से लिखी है। विंसन बोलते हैं, इम्पॉसिबल, ये केसेस बुक पब्लिश होने से पहले एक्चुअल में हुए हैं। और जाने से पहले ये भी बताती है 1995 में उसी झील पर एक आदमी ने एक होमलेस पर्सन की हत्या कर दी गई थी, जहां पर हाल ही में शिन क्यूलचुल की लाश पाई गई है। नॉवल के अकॉर्डिंग जिस आदमी पर आरोप लगाया गया था उसे फंसाया गया है। असली अपराधी उन 4 अमीर आदमियों में से कोई है। बाद में डॉन्जन इंटरनेट पर सर्च करता है और पाता है जो ह्यूनसन ने कहा था वो सच है। दूसरी तरफ कांसन को जो लेडी मिली थी वो ये कहती है, जिसे मैं जानती वो तुम नहीं हो। और फिर उसके फादर का नाम पूछती है। वो बिल्कुल उसी पर्सन की तरह लग रहा था, शायद वो उसका फादर हो। तो कांसन कहता है कार एक्सीडेंट में उसकी मेमोरी चले गई तो उसे कुछ याद रही। वो लेडी अपना कार उसे देती है ताकि जब चाहे वह उसे कॉल कर सके। फिर कांसन भी शुक्रिया कि वहाँ से चला जाता है। और डॉन्जन को यकीन नहीं हो रहा था। उसे याद आता है उस नॉवल के साथ एक फ़ोटो भी थी। वह उस फोटो को देखता है और उसी जगह पहुंचता है। बाद में वो अपने फ्रेंड से पूछता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, क्या 27 साल पहले यहाँ कोई मर्डर हुआ था? तो उसका फ्रेंड बोलता है, नहीं, पर रिसेंटली यहाँ शिन क्यूलचुल फिल्म डायरेक्टर की लाश मिली थी। फिर डॉन्जन बोलता है, क्या तुम इस केस के डिटेल के बारे में बता सकते हो? उसका दोस्त बोलता है, नहीं, सिर्फ डिटेक्टिव ही डिटेल देख सकते हैं इस केस के बारे में। फिर डॉन्जन उस पर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम पुलिस ऑफिसर हो, कैसे केस के बारे में पता नहीं लगा सकते? फिर बाद में जाते जाते उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, वक्त आने पे मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। पर उसका फ्रेंड बोलता है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, पर जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो कभी भी कॉल कर लेना। फिर डॉन्जन भी थैंक यू बोल के चला जाता है। डॉन्जन कार में बैठा होता है, तभी चीफ डायरेक्टर का कॉल आता है और डॉन्जन बोलता है, आज में बड़ी मुसीबत है। तो एडिटर बोलता है, असली मुसीबत यहाँ है, जल्दी आओ। तो वो पूछता है, क्या हुआ? तो एडिटर बोलता है, मैं फ़ोन पे नहीं बता सकता, तो जल्दी से इधर आओ। और मैंने नेक्स्ट नॉवल के लिए भी डिपॉजिट किया है। और देखता है उसके अकाउंट में $5 लाख आए हैं और उसमें से $50,000 अपनी माँ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। उसकी माँ शौक और खुश भी होती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो कांचन को पिकअप करने आता है। वो बाहर बैठा था
और उससे कहता है तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी मत करना अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो, और उसे लेक्चर देना शुरू कर देता है और बोले जाता है। कांसान फिर उसे रेडियो की वॉल्यूम तेज करने को बोलता है और फिर दोनों बेसुरे गाना गाते जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम डिटेक्टिव ली ब्योंगमैन को देखते हैं। उसके पास ह्योनसुन की कॉल आती है पर वो उसका फ़ोन उठाता नहीं और वो ली ताइमैन से मिलने आया होता है। दूसरी तरफ ह्योनसुन कार में बैठी होती है और उसे होमलेस पर्सन के मर्डर की रिपोर्ट मिलती है, तो वो उसे पढ़ती है, जिससे पता चलता है डिटेक्टिव इंचार्ज ब्योंगमैन था इस केस का। इस तरफ ब्योंगमैन ताइमैन से जॉन शून के बारे में पूछ रहा था क्योंकि लास्ट पर्सन उसे कांटेक्ट करने वाला ताइमैन भी था, पर यहाँ भी उसे कुछ नहीं पता चलता। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ डॉन्टन ने कांगशान को एक स्मार्टफोन दिलवाया होता है और थोड़े बहुत फीचर्स सिखाए होते हैं। तभी उसे याद आता है वो अपना कार अंदर दिलाया है। कांगशान को यही रहने का बोलकर चाहता है। तभी एक लड़की गलती से टकरा कर चली जाती है। डॉन्टन जब वापस आता है तो कांगशान फिर गायब हो चुका होता है और उसे फ़ोन करता तो फ़ोन नहीं उठाता। अब कांगशान इस लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की को भी पता चल जाता है कि वो उसका पीछा कर रहा है, तो वो भागकर पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाती है। कांगशान भी उसके पीछे जाता है। पुलिस को कहती है कि ये आदमी उसका पीछा कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ डॉन्टन चीफ डायरेक्टर के पास आया होता है। वैसे तो उसका नाम ली म्यूजिक है, पर मैं इसे चीफ डायरेक्टर ही बुलाऊंगी। तो चीफ डायरेक्टर स्क्रिप्ट देता है। डॉन्टन बोलता है ये क्या है, तो वो बताता है ये डायरेक्टर किंग शुई चुई की स्क्रिप्ट है। सो बेसिकली ये स्क्रिप्ट 1995 की हत्या पर आधारित है और उसकी शुरुआत लगभग वैसी ही है जैसे उसकी नॉवल में है, और डॉन्टन के पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये स्क्रिप्ट उसने कॉपी नहीं की है। तो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने उस पर कॉपी करने का आरोप लगाया होता है, पर डॉन्टन ये मानने से मना कर देता है और गुस्से में यहाँ से चला जाता है। तभी उसकी असिस्टेंट इधर आती है। डायरेक्टर शिन किल की फैमिली से मीटिंग अरेंज करने को कहता है। अब मुकदमा रोकने के लिए स्क्रिप्ट खरीदने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। अब डॉन्टन के पास कॉल आती है कि कांगशान पुलिस स्टेशन में है। सीन शिफ्ट होता है। कांगशान से पुलिस सवाल करती है कि तुम इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे थे, लेकिन कांगशान कोई जवाब नहीं देता, पर टेलीपैथिक माइंड के जरिए उससे बातचीत करता है। और वो लड़की बोलती है कि मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए और मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरा कंपेयर मेरे भाई से करते हैं। कांगशान यहाँ पर उसे अपनी जान लेने से रोकने की कोशिश करता है। फिर लड़की ये एक प्रैंक है और ये मेरा दोस्त है ये बोलकर यहाँ से चली जाती है और डॉन्टन भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर वह लड़की उसे अपना नंबर देती है और उसे टेक्स्ट करेगी ये बोलकर चली जाती है। बेचारे कांगशान को टेक्स्ट क्या होता पता ही नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ डिटेक्टिव फिर एक क्लास फ़ोटो की एल्बम चेक कर रहा होता है, जहाँ वो 4 फोटो वाले आदमी भी होते हैं। शिन किल की फ़ोटो भी थी और मैं पूरा टाइम उसके नाम से उसे लड़की समझ रही थी। एनीवेज, पर उसे यहाँ ली हा न्यू की फ़ोटो दिखती है और हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ ली हा न्यू डिटेक्टिव के पास आया था होमलेस पर्सन का मर्डर किसने किया बताने। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ प्रिंसिपल बताता है ये मिसिंग है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कांगशान और डॉन्टन रेस्टोरेंट में खाना खाने आए होते हैं और बाद में डॉन्टन घर जाते वक्त उसके नए नए नाम सोचने लगता है। कांगशान उसे घर देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है और डॉन्टन उसे स्टडी एरिया के पास आने से मना करता है, ये कहकर ये मेरा वर्किंग प्लेस है, और देखता है कि उसका डोर खुला हुआ है जबकि वो बंद करके गया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें ली ताइमैन और कांग हाई को दिखाया जाता है, जिसकी बातों से पता लगता है कि ये लोग जानते हैं कि जियन डून का मर्डरर कौन है। फिर सीन शिफ्ट होता और ह्योनसुन डिटेक्टिव के पास आती है और उसे रिपोर्ट देकर 27 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में पूछती है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था, नोवेल के अकॉर्डिंग असली अपराधी कोई और है। तो डिटेक्टिव के बेटे को हार्ट डिजीज थी, तो पैसों के लिए उसने एक निर्दोष आदमी को फंसा दिया था। डॉन्टन कैमरा को चेक कर रहा होता है जहाँ एक आदमी उसके घर में घुस आया था और उसने कैमरे को कपड़े से ढक दिया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कांगशान ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। तभी डॉन्टन के पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है जहाँ वो केस से रिलेटेड और प्रिंसिपल से मिलने का कहता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं इस केस को और जानने के लिए वो पुराने प्रिंसिपल से मिलने उसके ऑफिस में जाता है। दूसरी तरफ कांगशान घर पर घूमते हुए
अपने माता पिता के साथ डॉनजन की बचपन की तस्वीर मिलती है और डॉनजन प्रिंसिपल का इंतज़ार करते हुए ऑफिस में घूम रहा होता है। तभी उससे 1995 की एक क्लास की फ़ोटो मिलती है। इस फोटो में कांसान भी होता है एंड डॉनजन शॉक। इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। बाय एवरीवन। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मिरेकल ब्रदर एपिसोड 5। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ डॉनजन ने 1995 की एक क्लास की फ़ोटो देखी थी जिसमें कांगसान की भी पिक्चर होती है। दूसरी तरफ कांगसान डॉनजन की फैमिली फ़ोटो देख रहा होता है और उसे एक रीज़न आता है कि वो उसकी डैड से मिल चुका है और अब प्रेजेंट टाइम में उसका सर बहुत तेज़ी से दुखने लगता है। दूसरी तरफ डॉनजन हैरान होता है क्योंकि इतनी पुरानी फ़ोटो और कांगसान का चेहरा बिल्कुल सेम था। पहले तो वो सोचता है शायद ये उसका फादर होगा, पर देखता है इस फोटो में जो उसने जूते पहने हुए थे वैसे ही जूते कांगसान ने एक्सीडेंट वाले दिन पहने हुए थे। कांगसान के सर में दर्द होने लगता है और उसे विजन दिखते हैं जहां डॉनजन के फादर शान शू कांगसान को बैकपैक देते हुए पिछले दरवाजे से बाहर भेजते हैं। ऐसा लगता है जैसे पुलिस उसका पीछा कर रही है और साथ ही उसने कहा था कि किसी पे भरोसा मत करना। फिर हम देखते हैं योंचस के घर पे आई होती है और दरवाजा नॉक करती है। फिर हम देखते हैं कांसान के सर में दर्द बढ़ जाता है और लाइट फ्लिकर करने लगती है, सारा सामान गिरने लगता है और वो बहुत तेजी से चिल्लाता है। फिर होंचन को कांसान के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो दरवाजे पे नॉक करती है, पर कांसान दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है। फिर वो डॉनजन के पास कॉल करती है। फिर डॉनजन उसका कॉल उठाता है और वो बोलती है कि तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारे घर का पासवर्ड क्या है। तो बोलता है तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे घर में कुछ तो हो रहा है। वो बोलता है क्या हो रहा है। फिर वो बोलती है यही तो जानना है इसलिए घर का पासवर्ड बताओ, पर वो बता नहीं रहा होता है। इतने में दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वहीं डॉनजन परेशान हो रहा होता है। वो सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है पर वो काम नहीं कर रहा होता। इतने में प्रिंसिपल इधर आ जाता है और वो प्रिंसिपल से माफ़ी मांगकर उसे एक अर्जेंट काम है ये बोलकर चला जाता है। फिर योंचन घर के अंदर आती है और देखती है घर का सारा सामान फैला हुआ है। अगले सीन में देखते हैं कि कांसान डॉनजन से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। डॉनजन पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उल्टा सवाल करता है कि स्टडी रूम में जो पिक्चर है उसमें वो आदमी तुम्हारे पिता है। तो डॉनजन हाँ भरता है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो। तो कांगसान बोलता है कि समझाना मुश्किल है। तो डॉनजन कहता है कि डिटेक्टिव को अपनी सीक्रेट के बारे में कुछ मत बताना, वो तुम पे यकीन नहीं करेगी। फिर वो घर पे जाने वाला होता है पर बीच में रुक जाता है और वापस प्रिंसिपल के पास जाता है। दूसरी तरफ ह्योनसो उससे सवाल करती है कि ये सब किसने किया और यहाँ क्या हुआ है। कांगसान बोलता है ये सब मैंने किया है और दूसरी तरफ डॉनजन प्रिंसिपल का फोटो दिखाते हुए पूछता है कि ये कौन है। तो प्रिंसिपल बोलता है इसका नाम कांगसान है और मैं इसका होम टीचर हुआ करता था। डॉनजन पूछता है कि अब वो कहाँ है और क्या कर रहा है। तो प्रिंसिपल पूछता है कि तुम क्यों पूछ रहे हो। तो डॉनजन बहाने बनाने लगता है कि मैं अपनी नई नॉवल के लिए इसके बारे में बस पूछ रहा हूँ। दूसरी तरफ ह्योनसो उससे पूछ रही होती है कि तुम ये सब क्यों किया और तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। तो कांगसान बोलता है ये सीक्रेट है, अगर मैंने तुम्हें बता दी तो मेरी बात पर बिलीव नहीं करोगी। फिर वो फुल कॉन्फिडेंस से कहती है कि मैं यकीन करूँगी, तुम बस बताओ। तो वो बताता है कि मेरे पास सुपर पावर है। तो वो ये किस तरह का मजाक है। तो वो कहता है देखा मेरी बात पे यकीन नहीं किया। हिंसन कहती है बकवास करना बंद करो और सच बताओ मुझे, यहाँ कोई और आया था। तो कांगसान बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो वो कहती है कि तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो कांगसान बोलता है कि मैं डॉनजन के फादर से पहले मिल चुका हूँ। तो वो कहती है कि तुम मिल चुके हो, इम्पॉसिबल, वो तभी मर गए थे जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। पक्का तुम्हारी मेमोरी में कोई एरर होगा। तो वो कहता है मुझे अच्छे से याद है कि मैं उनसे मिला था और उन्होंने मुझे एक बैकपैक भी दिया था। बोलती बैकपैक, हाँ वही बैकपैक जो मेरे पास कार एक्सीडेंट से पहले था, पर डॉनजन ने उसे खो दिया। प्रिंसिपल बताता है कि कांगसान गायब हो चुका है। गायब हो चुका है? हाँ, वो बिना किसी निशान के ही गायब हो चुका है। फिर डॉनजन पूछता है कि वो कब गायब हो गया था। हुंचो बोलती है कि तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारे पास बैकपैक था। तो बोलता है हाँ, इसी आदमी ने मुझे बैकपैक दिया था। तो बोलती है इम्पॉसिबल, जो आदमी पहले ही मर चुका है उससे तुम कैसे मिल सकते हो। फिर हुंचो बोलती है सच बता कि इधर क्या हुआ था। तो कांगसान बोलता है मैं पहले ही बता चुका हूँ और आगे का सच मैं नहीं जानता हूँ। फिर अगले सीन में देखते हैं डॉनजन अपना मुंह धो रहा होता है और प्रिंसिपल की बातों को याद करता है जहाँ उसने बताया था कि चिल्ड्रन होम में रहता है और अपने बड़े भाई के साथ रहता था और अचानक से दोनों भाई एक साथ गायब हो गए।
दूसरे सीन में यंजू को कॉल आता है और उसे जाने से पहले उसे एक नॉवल मिलती है, वो उसकी पिक्चर लेके चली जाती है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंगसुल ली बॉन्गवन से बोलती है कि लेक केस का सच 27 साल पहले जो होमलेस पर्सन का मर्डर हुआ था उस केस का सच इस नॉवल में है। उसी टाइम हमें दिखाया जाता है वहाँ दूसरा पुलिस ऑफिसर भी सो रहा होता है। फिर वो बोलती है मेविन ली हान यू जिंदा है और उसका कनेक्शन डॉनजुन के साथ है जो मेन कल्प्रिट हो सकता है। तभी ब्यंगमैन बोलता है कि तुम्हें ये सब इस नॉवल से पता चला। तो बोलता है कि अपने आप को संभालो, ये सिर्फ एक नॉवल है, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। फिर दूसरी तरफ वो उस फोटो को देखती है जो उसने डॉनजुन के घर से खींची थी, उसमें किसी काई के बारे में लिखा था। वो सोचती है कि ये काई कौन है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल बताता है कांगसन का बड़ा भाई स्कूल का टॉप स्टूडेंट था, न केवल स्टडी में पर म्यूजिक और राइटिंग में भी। तभी डॉनजुन पूछता कि इसी ने कांगसन के बड़े भाई को ढूंढने की कोशिश नहीं की, पुलिस, फैमिली या आपने भी नहीं। तभी प्रिंसिपल बताते कांगसन का एक क्लोज फ्रेंड था जो अब मेरे स्कूल में टीचर है, तुम चाहो तो उससे पूछ सकते हो। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कांगसन और वही फ्रेंड होते हैं। कांगसन पुलिस वाले को बोलता है कि तुम मेरे बड़े भाई को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो। तभी पुलिस वाला बोलता है कि वो अपने आप भागा है, तो हम इसमें क्या करें। देन कांगसन और उस पुलिस वाले के बीच में बहस हो जाती है और वो कांगसन को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में कांगसन का दोस्त डॉनजुन को ये सब बता रहा होता है और वो बोलता है कि उसके बाद उसने कांगसन को कभी नहीं देखा। साथ में वो ये भी बोलता है कि इतने सालों में एक ही दिन में तुम दूसरे पर्सन है जो कांगसन के बारे में पूछ रहे हो। अभी मॉर्निंग में एक मेल डिटेक्टिव भी उसके बारे में पूछ रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ डिटेक्टिव ली हानियू की फोटो दिखाते हुए कमिश्नर से पूछता है कि आपको ये बच्चा याद है। तो कमिश्नर बोलता है ये कौन है। फिर ये उसको याद दिलाता है कि ये बच्चा 27 साल पहले हमारे पास आया था और उसने कहा था कि उसे सोबियन लेक मर्डर केस के बारे में पता है, तो मैंने उसे आपको सौंप दिया था। लेकिन कमिश्नर यहाँ झूठ बोल देता है कि उसे नहीं याद। असल में हमें पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ इस बच्चे ने उसे सब कुछ बता दिया था। इवन इसने ये भी बताया था कि सबूत के तौर पर उसके पास वीडियो टेप है। अब कमिश्नर डिटेक्टिव को बोलता है कि तुम इस केस के बारे में पूछो, क्यों बार बार इस केस को खोल रहे हो। अगले सीन में कांगसन का दोस्त उसे ये भी बताता है जो सुबह डिटेक्टिव आया था वो कांगसन के लिए नहीं उसके भाई के लिए आया था। साथ में वो उसे ये भी बताता है कि कांगसन के बैग पर एक स्कार है जैसे उसे किसी ने पीटा हो। और फिर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी डॉनजुन उससे पूछता है कि उसके बड़े भाई का नाम क्या है। फिर वो बताता है ली हानियो, जिसका मतलब स्काई होता है। फिर हमें पता चलता है ये वही बच्चा है जिसके बारे में डिटेक्टिव और कमिश्नर बात कर रहे थे। तभी उसका दोस्त वहाँ पे आ जाता है। वो पूछता है क्या रहा, पर डॉनजुन उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैं एक नई नॉवल लिखूंगा। और एपिसोड 1 में जो चीज़ें हुई वो सब बताने लगता है कि कैसे एक आदमी बरसात के मौसम में भाग रहा था, कुछ लोगों से बच के वो टेलीपोर्ट हुआ, कैसे उसकी सांसें थम गई थी और फिर वो जिंदा हो गया। तो वो बोलता है कि ये तो कितनी बोरिंग किताब होगी। तो बोलता है बोरिंग, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। उसका दोस्त बोलता है कि इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, जस्ट ऐड अ सीरियल किलर। डॉनसन बोलता है ग्रेट आइडिया और फिर दोनों वहाँ से चले जाते। डॉनसन अपनी कार में सोचता है कि उस टीचर ने उसे बताया था कि उसके बड़े भाई का नाम ली हानियू है, जिसका मतलब स्काई होता है। स्काई और काई एकदम सेम प्रोनाउंस करते हैं, कहीं ये दोनों सेम पर्सन तो नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ह्यूनसन और एक ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। उन्हें पता चलता है ये आदमी उनके लिए एक पार्सल लेके आया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वही आदमी और काई आपस में बात कर रहे थे और काई उस आदमी का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहा था। दूसरी तरफ ह्यूंस उस आदमी का नाम पता लगा लेती है। उस आदमी का नाम म्यूनम होता है और ये बात वो डिटेक्टिव को बता रही थी। इत्तेफाक से डिटेक्टिव भी उसी शॉप पे पहुंचता है और वो काई से टकराता है, पर वो उसको पहचानता नहीं। फिर डिटेक्टिव उसी आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हें 2 साल पहले यहाँ जॉन ड्यून का मर्डर हुआ था, क्या उसके बारे में पता है। पर वो उसकी बातों का जवाब नहीं देता और बाहर आ जाता है। डिटेक्टिव भी कंफ्यूज होता है। फिर वो बाद में बाहर आता है और देखता है कि वो आदमी कार में बैठकर भाग चुका है। फिर वो तुरंत अपने कलीग्स को फ़ोन करता है। सीन शिफ्ट होता है। चीफ डायरेक्टर की असिस्टेंट डॉनजुन के पास आती है और उससे बोलती है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। डॉनजुन बोलता है अभी मेरे पास इन बातों का समय नहीं है और जब भी पेमेंट मैं तुम्हें बाद में कर दूंगा। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है मुझे पता है तुम पे कॉपी करने का इंजाम लगा है इसलिए तुम दुखी हो,
पर हमारे चीफ एडिटर और भी दुखी हैं क्योंकि दोनों स्क्रिप्ट का प्लॉट एकदम सेम है, यहाँ तक कि मर्डर सीन्स भी एकदम सेम है। फिर अचानक से डॉर्जन उससे पूछता है कि डायरेक्टर शिन की उनकी स्क्रिप्ट बिल्कुल मेरे से मैच करती है। तो वो बोलती है हाँ, न सिर्फ मैच करती है बल्कि एकदम सेम ही लगती है। वो उससे ये भी पूछता है कि डायरेक्टर शिन क्यूल टाइकाइन हाई स्कूल में गए थे, तो वो हाँ भरती है। इससे डॉर्जन को क्लिक होता है कि मिस्टर शिंक्यूल और कांगसन का बड़ा भाई दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो भाग के घर जाता है और कड़ियों से कड़ी मिलाने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है इस मर्डर केस में 4 लोग शामिल थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कांगसन को देखते जो मेट्रो स्टेशन में आया होता है। वो देखता है कि सारे लोग अपना फ़ोन गेट पर लगाकर उसे खोल रहे हैं। वो भी ऐसा करने की कोशिश करता है पर गेट नहीं खुलता। वो 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करता है पर खुलता ही नहीं। अंत में वो एक आदमी की मदद मांगता है। उसे डॉर्जन का कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर वो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि मेरी अपॉइंटमेंट है। तो बोलता है अपॉइंटमेंट उस लड़की के साथ। तो वो फिर भी उसे कुछ नहीं बताता और फ़ोन काट देता है और काटने से पहले ये भी बोलता है कि उसे उसका पैसा पे कर देगा। देन डोंगशुन अपना छोटा सा पिगी पेन चेक करता है और देखता है कि उसमें से सारे पैसे गायब है। तो उसको झांक झांक के देख रहा होता है क्या कोई पेनी बची है, पर कांगसन सारे पैसे ले जा चुका है। डॉन्जिन फिर एक स्काई नाम के बंदे को लेटर लिखता है और सीन यही कट होकर पुलिस स्टेशन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ युनसुक ली हानियों के बारे में पूछ रही होती है। तभी उसे म्यूंग नम का कॉल आता है और उससे कहता है कि उसने मर्डर नहीं किया। उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तभी उसका फ़ोन कॉल कट हो जाता है और दूसरी तरफ युनसुन को उसके सीनियर डांट रहे होते हैं कि तुम पुराने केस को क्यों खोल रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। अपर सीनियर गुस्से में है। तभी डिटेक्टिव वहाँ आ जाता है और बोलता है जो 27 साल पहले मर्डर हुआ था वो रैंडमली नहीं हुआ था, उसके पीछे एक मोटिव था और उसे लगता है कि असली कल्प्रिट ली ताइमैन है। तभी सीनियर हुनसु को वहाँ से भगा देता है और अकेले में डिटेक्टिव से बात करता है। वो कहता है कि तुम्हें इसका मतलब पता है। फिर हमें समझ में आता है उनका एक पुलिस ऑफिसर भी इन सब में शामिल था और बेनिफिट के तौर पर उसे आज पॉलिटिशियन बना दिया गया है पावरफुल लोग द्वारा। सीनियर कहता है कि मुझे नहीं पता पर ये केस बाहर नहीं आना चाहिए वरना पुलिस लोगों की बहुत बदनामी होगी और ये मैं नहीं चाहता। फिर डिटेक्टिव बोलता है कि मैं अगले साल रिटायर होने वाला हूँ और मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकता कि मैंने किसी की मदद नहीं करी, प्लीज़ मेरी मदद करो। सीन शिफ्ट होता है। ली ताइमैन चेयरमैन से कहता है कि उसे डॉन्जन से मिलना है। तो वो कहते हैं कि वो कोई खास बंदा नहीं है, इसने बस प्योर लक से एक नॉवल लिख दी थी, आप उसकी चिंता मत करें। तो चेयरमैन जोर देता है कि उसे डॉन्जन से मिलना है। फिर चीफ एडिटर निराश होते हुए अपने ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि डॉन्जन ने एक आर्टिकल पोस्ट किया है। वो उसको पढ़ता है जो कि डॉन्जन ने काय के लिए लिखा होता है, तुम किस तरह की एंडिंग चाहते हो, लाइटनेस या डार्कनेस, तुम किसकी तरफ हो। बेसिकली ये पोस्ट काय के लिए था। फिर चीफ एडिटर डॉन्जन को कॉल करता है कि इस पोस्ट को तुरंत डिलीट कर दो, पर डॉन्जन मना कर देता है कि मैं इस पोस्ट को किसी कीमत पर डिलीट नहीं करूँ। चीफ एडिटर उसे बहुत समझाता है पर वो मानता नहीं है। थक हार के वो उससे कहता है कि ली ताइमैन यानी चेयरमैन ने जो कि उसका बड़ा भाई है उसे मिलने के लिए बुलाया है, तुम उससे कल मिल लेना और प्लीज़ नाइसली ड्रेस होके जाना। तो डॉन्जन बोलता है कि मैं कोई ब्लाइंड डेट पे जा रहा हूँ जो नाइसली ड्रेस होके जाऊँ, और वैसे भी इतना बड़ा चेयरमैन मुझसे क्यों मिलना चाहता है। फिर अचानक से उसे याद आता है कि फर्स्ट स्टूडेंट बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, मे बी ये वही बंदा हो। फिर अचानक से डॉन्जन बहाने मारने लगता है कि उसकी तबीयत खराब है और वो खांसने भी लगता है और ऐसे बहाने मारते वो फ़ोन काट देता है। दूसरी तरफ हमें कांगसन को दिखाया जाता है जो मैप में कुछ सर्च कर रहा होता है और वो उस लेडी से मिलने आया था जो उसे अस्पताल में मिली थी। फिर वो लेडी उसको कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। वो कहता है मुझे नहीं पता पर मुझे बस पास में एक चर्च दिख रहा है। तो बोलती कि तुम ज़्यादा दूर नहीं हो, तुम वहीं रुको। चर्च को देखकर उसके सर में दर्द शुरू होने लगता है और उसे अजीब अजीब विज़न दिखाई देने लगते हैं और वो सर पकड़ के वहीं बैठ जाता है। वो सर दर्द में उस चर्च की तरफ बढ़ रहा था और उसे विज़न दिखाई दे रहे थे कि 2 बच्चे रो रहे हैं। वहीं वो लेडी कांगसन के लिए परेशान हो रही होती है और बाद में वो उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ का पता कांगसन ने बताया था, लेकिन कांगसन टेलीपोर्ट होकर उस लेक के सामने आ जाता है। वहीं एक आदमी अपनी मस्ती में घूम रहा होता है पर जैसे ही कांगसन टेलीपोर्ट होता है वो उसे देखकर वो डर जाता है और कांगसन पूछता है एक्सक्यूज़ मी सर, पर वो उसका बिना जवाब दिए ही वहाँ से चिल्ला के भग जाता है जैसे उसने भूत देख लिया हो।
कांसन अपने आप से पूछता है कि आखिर में यहाँ कैसे आ गया। दूसरी तरफ डॉनजुन का दोस्त ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि लेक मर्डर केस में 4 लोग शामिल थे जो कि बहुत पावरफुल थे और उन्होंने बेचारे युंगनम को फंसा दिया था, जिसकी वजह से उसे 25 साल जेल में बिताने पड़े। वो 2 साल पहले ही जेल से रिहा हुआ है। वो 2 दिन का समय मांगती है ताकि वो विक्टिम की बॉडी को ढूंढ सके और उसे 2 दिन का समय दे भी दिया जाता है। फिर दिखाया जाता है डोंगसन कांगसन के पास आता है। कांगसन उसी लेक के पास पूरे दिन खड़ा था। फिर वो कांगसन के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलता है मुझे नहीं पता, बस मैं यहाँ आ गया। फिर वो कहता है कि मेरी मेमोरी शायद धीरे धीरे वापस आ रही है, मुझे ये लेक जानी पहचानी सी लग रही है। डोंजुन ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और फिर डोंगजुन उससे काफ़ी प्यार से बातें करने लग जाता है। तो वो पूछता है कि तुम इतनी प्यार से बातें क्यों कर रहे हो, और फिर उसे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता बहुत साल पहले ही मर चुके हैं। तो वो हाँ बोलता है। मुझे नहीं पता, पर शायद मैं तुम्हारे फादर से पहले मिल चुका हूँ। डोंजुन बोलता है क्या कह रहे हो। तो कांसन बोलता है जो बैकपैक तुमने लॉस्ट कर दिया था वो तुम्हारे फादर ने मुझे दिया था। फिर कांसन कहता है कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, पर ये मेमोरी मुझे सच भी लगती है और झूठ भी। ये कह के वो थोड़ा आगे चला जाता है और कहता है कि मैंने अपनी मेमोरी में देखा था कि मैं तुम्हारे फादर से एक बुक स्टोर में मिला था। फिर हमें 1995 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें डोंगजुन के फादर को दिखाया जाता है और साथ में छोटा डोंगजुन भी दिखाया जाता है। डोंजुन के फादर के पास किसी की कॉल आती है और फ़ोन की दूसरी तरफ ली हानियो बोल रहा होता है, जहाँ डोंजुन के फादर बोलते हैं कि प्लीज़ बताओ प्रॉब्लम क्या है। उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे होते कि क्या हुआ है। ली हानियो बोलता है कि मुझे आपका एक फेवर चाहिए, और हमें वो फेवर बताया नहीं जाता और सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है ली हानियो एक चीज़ को छुपाकर उसकी चाबी वॉशरूम में छुपा देता है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। कांसन डोंजुन से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे वो बुक क्यों दी, पर उल्टा डोंजुन उससे पूछता है कि तुम मेरे फादर को बीच में क्यों ला रहे हो। और फिर बुक स्टोर का सुनकर कांसन को 1 मिनट ही रहने का बोलकर वो अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और बुक को लेकर अपनी गाड़ी को लॉक कर लेता है और उस बुक को पढ़ता है। डोंजुन गाड़ी के अंदर उस बुक को जाने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ कांसन बेचारा गाड़ी को पीट रहा होता है। फिर डोंजुन को समझ में आता है इस बुक के 2 पार्ट है। पहले पार्ट में काई ने अपनी पर्सनल लाइफ बताई होती है और वहीं दूसरे पार्ट पर उसने रिवेंज लिया होता है। और इन दोनों पार्टों में ही उसके फादर का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि बुक कैसे और कहां से ट्रांसफ़र हुई है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ह्यूनजुन बोलती है कि नोवेल के अकॉर्डिंग विक्टिम की बॉडी लेक के अंदर होगी। वो सारे पुलिस वाले इसे हैरानी से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि एक बुक के बेस पर हम लेक को सर्च नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूनजुन यहाँ पे काफ़ी इंसिस्ट करती है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें काई को दिखाया जाता है जो एक ट्रेन में होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ही ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मिरेकल ब्रदर एपिसोड 6। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ डोंगजुन ने अपने आप को कार में लॉक कर लिया था और उस नोवेल को पढ़ रहा था उस बुक स्टोर के बारे में जानने के लिए। दूसरी तरफ कांसन लिटिल पपी की तरह डोर को पीट रहा था। उसे उस नोवेल के अंदर बुक स्टोर का डिस्क्रिप्शन मिलता है जो ली हानियो द्वारा बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया था। और साथ में हमें पास सीन भी दिखाया जाता है। ली हा बोलता है वो बुक स्टोर काफ़ी वार्म थी और मुझे वहाँ काफ़ी शांति मिलती थी। फिर हमें दिखाया जाता है डोंगजुन के फादर ली हा को कुछ बुक्स रिकमेंड करते हैं और एक बुक फ्री में पढ़ने को भी देते हैं। फिर हमें पता चलता है उस नोवेल के अंदर उसके फादर के बारे में या उस किताब के बारे में कुछ नहीं लिखा था, वो सब बुक स्टोर के बारे में ही लिखा हुआ था। डोंगजुन कार के अंदर बैठे बैठे ही सोचता है कि ली को नहीं पता कि कांसन कहाँ गया, क्योंकि ये बुक पहले ही लिखी जा चुकी थी और साथ ही उसके फादर के बारे में भी कुछ नहीं लिखा होता। ये सब सोचते सोचते वो कार को चलाने लग जाता है और आगे बढ़ जाता है। तभी उसे याद आता है कि कांसन तो अंदर है ही नहीं। फिर वो वापस कांसन के पास आता है और उससे बोलता है तुम कार के अंदर क्यों नहीं बैठे, और उल्टा उसी को डांटने लगता है। कांसन बोलता है तुमने दरवाज़ा नहीं खोला इसलिए, और वो चुपचाप कार का दरवाज़ा खोल के बैठ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोंगजुन की कार पे कोई नज़र रखे हुए था, पर उसने मास्क पहना हुआ था।
फिर हमें दिखाया जाता है कि कार के अंदर डॉक्टर कांसन को पूछता है कि तुमने कहा था कि मेरे फादर ने वो परफेक्ट तुम्हें दिया है। तो कांसन बोलता है हाँ, शायद से मेरी मेमोरी में कोई एरर है। तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी मेमोरी में नहीं, टाइम में एरर है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ कोइंसिडेंटली नहीं होती, कुछ चीज़ों का होना तय है। जैसे कि ये बैकपैक तुम्हें 1995 में दिया गया था और उसी दिन मेरे फादर की मौत हो गई थी। सीन पुलिस स्टेशन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ यूनसन अपने सीनियर को कहती है कि इस नॉवल में जो प्लॉट दिया गया है मर्डर का, वो एकदम रियल लगता है, मानो जैसे वो मर्डर उसी के सामने हुआ हो। और उसका सीनियर बोलता है और तुम एक नॉवल पे विश्वास करती हो? तो वो कहती है हाँ, क्योंकि ये नॉवल खुद मुझे न्यू नम ने भेजी थी। तो फिर उसका सीनियर बोलता है तो मैं अपने सीनियर्स को ये बोलूँ कि मैं एक नॉवल के बेस पर एक वारंट निकालना चाहता हूँ। तो ह्यूनसन बोलती कि नॉवल बेस पे नहीं, लेकिन अगर हम विक्टिम की बॉडी ढूंढ ले तब तो वारंट निकाला जा सकता है ना। फिर सीनियर उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस केस को बंद कर दो, नहीं तो पुलिस की बदनामी होगी। और वहाँ से चला जाता है। फिर डिटेक्टिव उसके पास आता है और उसे कहता है चलो बात करते हैं। तो बाकी पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि तुम सीनियर का साथ क्यों नहीं दे रहे हो, वो तो तुम्हारा दोस्त है और हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है। तो डिटेक्टिव बोलता है कि है एविडेंस, और वो एविडेंस मैं हूँ। दूसरी तरफ हिंसू को दिखाया जाता है जो कार में जा रही थी। वो कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पूरी तरह कांप रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ डिटेक्टिव बताता है कि उसने देखा था कि कैसे उसके दोस्त जॉन ने, जो कि अब पॉलिटिशियन है, उसने कैसे मिम नम को बुली किया था और उसे परेशान किया था, और ये सब देखते हुए भी मैंने मुंह फेर लिया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि युनसु कांपते हुए एक मेडिसिन लेती है ताकि वो कांपना बंद कर सके, पर उसकी मेडिसिन नीचे गिर जाती है। फिर वो अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ वो एक पर्सन को कह रही थी कि आखिर उसे डिटेक्टिव क्यों बनना है, क्योंकि उसके घर वाले उसके खिलाफ है। लेकिन वो पर्सन उसे बताता है कि मुझे डिटेक्टिव इसलिए बनना है ताकि मैं किसी एक लाइफ को बचा सकूं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। सभी पुलिस वाले उसके फ्यूनरल पे आए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ युनसु भी आई होती है। वो कोने में जाकर उस पर्सन के लिए खूब रोती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है। वो लेडी उससे पूछती है कि और रूमर सही है कि तुम्हारा मेरे पति के साथ अफेयर चल रहा है? तो वो बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे पति की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बस। वो बोलती है ये प्यार एक तरफा था। फिर वो लेडी उसे जोर जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि उस दिन हमारे बेटे का जन्मदिन था, मेरा पति कभी छुट्टी नहीं लेता था, सिर्फ हमारे बेटे की जन्मदिन के सिवाय। अगर उस दिन तुमने उसे कॉल करके ना बुलाया होता तो ये आज सब नहीं होता। फिर वो लेडी हिंसू को ब्लेम करती है कि तुम एक मर्डरर हो, तुम्हारे वजह से मेरा पति मारा गया। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ डिटेक्टिव ने सीनियर को मना लिया होता है। अब सीनियर कहता है चलो पहले योगनम को ढूंढा जाए, फिर आगे देखा जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव को काय का कॉल आता है और वो उससे सवाल करता है तुम्हें क्यों लगता है कि जिन होडू मर चुका है, और डिटेक्टिव फ़ोन को स्पीकर पे डाल देता है। फिर डिटेक्टिव काय से कहता है चलो पर्सनली मिलते हैं और बातें करते हैं, लेकिन काय उसकी बात को इग्नोर करते कहता है कि उसकी मौत पैसों की वजह से हुई है और किस वजह से, तो ना उसके पीछे के मोटिव को देखना होगा। ये कह के वो फ़ोन काट देता है और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है ताकि उसकी लोकेशन का किसी को पता ना चले। फिर हिंसू को दिखाया जाता है जो भागते हुए आती है और कहती है कि न्यूम नम ने पॉलिटिशियन की बेटी को किडनैप कर लिया है। फिर डॉन्जन एक जगह पे पहुंचता है और कांसन को कार में रहने का बोलता है, पर कांसन नहीं मानता और बोलता है कि मुझे लगा था कि हम बुक स्टोर पे जाएंगे। तो डॉन्जन कहता है कि वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम कैसे चलेंगे? तो वो बोलते हैं ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। तो वो कहता है कि तुम मुझे ये समझा दो कि मैं तुम्हारे मन की बात क्यों नहीं पढ़ सकता। तो कहता है ग्रेट, तो कार में बैठो और इसके बारे में सोचो। फिर वो सीधा अपनी माँ के रेस्टोरेंट में घुसता है और सीधा उनसे पूछता है कि आपने कहा था मेरे फादर की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई है, क्या उस दिन रेन हो रही थी? तो उसकी माँ कहती है कि हाँ हुआ, आज तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। तो पूछता है कि उस दिन रेन हो रही थी कि नहीं, पर उसकी मदर से कुछ नहीं बताती, गोलमोल बातें करने लगती है, अपनी शूज़ के बारे में बातें करने लगती है। तो अर्जुन गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है कि उस दिन रेन हो रही थी कि नहीं। तभी एक लेडी वर्कर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। वो लेडी वर्कर बिल्कुल हमारी आंटियों की तरह होती है, जाते ही पूछती बेटा कैसे हो। डॉन्जन बेचारा जवाब भी नहीं दे पाता, इतने में ही वो देर धरातर उस पर रिश्ते फेंकने लग जाती है। बोलती कि मेरे पास बहुत सारे रिश्ते हैं, स्पेशली मेरी निस बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, उसे कुकिंग भी आती है।
चाहते तो मुझे डेट कर सकते। और दूसरी तरफ डॉन्जन परेशान हो रहा था कि कैसे उस लेडी को भगाए। इतना परेशान करने के बाद वो लेडी बोलती कि मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली में शो ऑफ कर सकूं। और डॉन्जन तेजी से बोलता है जस्ट गिव मी या पेपर। इतने में वो लेडी पेपर लेने चली जाती है। फिर वो लेडी पेपर ढूंढने लग जाती है और डॉन्जन अपनी माँ को खींच कर लाता है और उनसे पूछना चाहता था कि उस दिन रेन हो रही थी। तो उसकी माँ बोल रही है हाँ उस दिन रेन हो रही थी और ठंडर भी हो रहा था। और कुछ जानना है तुम्हें? डॉन्जन पूछता कि वो कल्पेन कौन था जिसने एक्सीडेंट करवाया। उसकी माँ बताने ही जाने वाली थी तभी उसे कोई बुला लेता है और उसकी माँ बोलती कि बाद में बात करेंगे और वो वहाँ से चली जाती है। इतने में ही चीफ एडिटर का कॉल डॉन्जन को आता है। वो उससे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। वो बोलता है किस लिए? वो बोलता है कि तुम्हारी नॉवल ने कोरियन लिटरेसी अवार्ड को जीता है। तो वैसे पहले बंदे हो जिसने इतनी जल्दी अवार्ड जीता है। तैयार हो, अब तुमसे बड़े बड़े लोग मिलने आने वाले हैं। और यहाँ पर एक मज़ेदार सिचुएशन चल रही होती है। एक तरफ तो एडिटर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा होता है और दूसरी तरफ उसे बैग फेंक रहा होता है। फिर डॉन्जन कांसन की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने इसकी ग्लोरी छिल रही। और उसके आंखों में थोड़े थोड़े आंसू से आ जाते हैं और अनजाने में वो फ़ोन काट देता है। दूसरी तरफ चीफ एडिटर गुस्सा होता है कि इस चक ने फिर मेरा फ़ोन काट दिया। इसी तरफ डॉन्जन कांगसन की तरफ देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। वो सोचता है अगर मैं सच को और कुरेदता गया तो ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। तभी उसकी माँ उधर आ जाती है और उससे बोलती कि तुम कहाँ देख रहे हो। फिर डॉन्जन सोचने लगता है कि मैं काफ़ी गरीब दिनों से आया हूँ और मैं वापस वहाँ नहीं जा सकता। फिर वो अपनी माँ को कहता है माँ तुम यहाँ से कहीं और चलना चाहिए, किसी और अच्छे प्लेस पर। इसकी माँ कहती कि वो जगह महंगी होगी। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं पैसा पे करूँगा, अब ढूंढना शुरू करिए। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब डॉन्जन कार की तरफ भागता है। कांगसन पूछता है कि लेडी कौन थी। तो डॉन्जन बोलता है कि अब तो मैं बुक स्टोर नहीं जाना। फिर कांगसन उसकी तरफ एक पल देखता है और वापस कार में बैठ जाता है जैसे वो उसे पहले से ही जानता हो। दूसरी तरफ पूरा पुलिस हेडक्वार्टर हिला होता है क्योंकि एक पॉलिटिशियन की बेटी का किडनैप हो चुका है। दूसरी तरफ पॉलिटिशियन रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है जो न्यूंग नंग ने उसे भेजी होती है। उसमें उसने बोला होता है 27 साल पहले जो तुमने मुझसे गलत स्टेटमेंट दिलवाई थी, अपना गुनाह कबूल करो JPC न्यूज़ पे आज रात 9 बजे तक, नहीं तो तुम्हारी डॉटर की जान खतरे में हो सकती है। पॉलिटिशियन के घर पे डिटेक्टिव भी होता है। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि आपने अपनी बेटी को लास्ट टाइम कब देखा था। तो वो बताता है कि मेरी बेटी कल शाम को बाहर गई थी और फिर वो वापस लौटी ही नहीं। फिर सभी डिटेक्टिव म्यून नाम को अपनी तरह से ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर हंसो डिटेक्टिव को बताती है कि उसने डॉक्टर से पता किया कि म्यून को एक तरह का डिप्रेशन था जिसके कारण वो एक पैसिफिक सब्जी खाता था। अगर हमें उस वेजिटेबल का पता चल जाए तो हम म्यून नाम का भी पता लगा सकते हैं। पॉलिटिशियन डिटेक्टिव से पूछता है उसकी बेटी को कुछ पता लगा। डिटेक्टिव बोलता है अभी नहीं, मैं और फोर्स लगाता हूँ। तो पॉलिटिशियन मना करता है ऐसे तो पूरी मीडिया को पता लग जाएगा और मैं चाहता हूँ इस बात को लो रखे। तो डिटेक्टिव बोलता है ऐसे तो आपकी बेटी 9 बजे से पहले मिलेगी ही नहीं। वो अपनी बात बदलते हुए कहता है कि जाके मेरी बेटी को ढूंढो, नहीं तो मैं तुम सबको फायर कर दूंगा। वो जाने ही लगता है। उसी समय उसकी बीवी कहती है तुम वो नहीं कर सकते जो ये लोग कह रहे हैं, नहीं तो वो हमारी बेटी को मार देगा। फिर वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या। फिर वो रोने लगती है और ज़मीन पर बैठकर भीख मांगने लगती है कि मेरी बेटी को बचा लो, वैसा ही करो जैसे वो कह रहा है। फिर वह पॉलिटिशियन ऑलमोस्ट अपनी बीवी पर हाथ उठाने ही वाला होता है लेकिन डिटेक्टिव को देख के रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डॉन्जन कांगसन को एक जगह लेके आता है। कांगसन बोलता है कि तुमने कहा था हम बुक स्टोर चलेंगे। तो डॉन्जन कहता है देखो ये जो टूटी फूटी जगह दिख रही है यहीं था बुक स्टोर। कांगसन बोलता है ये वो जगह नहीं है जो मैंने अपनी मेमोरी में देखी थी। डॉन्जन बोलता है भूल जाओ पास्ट को, प्रेजेंट में जियो। तो बोलता है क्या बोल रहे हो। तो वो कहता है कि ऑलमाइटी ने तुम्हें सेकंड चांस दिया है। फिर बार बार वो यही बोलने लगता है कि पास्ट में मत जियो, प्रेजेंट में जियो। और कांगसन तुरंत बोलता है डॉन्जन तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना, सच बताओ। डॉन्जन कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अच्छे से जियो। तो कांगसन बोलता है कि मेरा एक बड़ा भाई है। तो डॉन्जन बोलता है भूल जाओ पास्ट को, तुम उसे देखोगे तो तुम्हारा पेन फिर उभर आएगा। तो कांगसन कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। डॉन्जन कहता है कि यूज़ करो अपनी पावर को लोगों की मदद करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। तो कांगसन बोलता है पैसा कमाने के लिए क्यों जक, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। ये कह के जैसे ही वो जाने लगता है उसके पास से एक बाइक गुजरती है। उस बाइक पे एक लड़की बैठी थी जिसका स्कार्फ नीचे गिर जाता है। कांगसन उस स्कार्फ को उठा लेता है और उसे विजन आता है कि इस लड़की को कोई मारने वाला है।
फिर डॉन्जन उसके पास आता है, बोलता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो कांसन बोलता है उस लड़की की जान खतरे में, चलो। तभी डॉन्सन बोलता है तुमने तो कहा था तुम किसी की मदद नहीं करोगे। तो कांसन तुरंत कहता है जस्ट शट अप, चलो यहाँ से। और फिर वो कार में बैठ कर वहाँ से चले जाते हैं। सभी पुलिस वाले उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उस लड़की का कोई क्लू नहीं मिलता। अब 8:30 बज जाते हैं और 9 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी रहता है। फिर सीन कट होता है और हमें डॉन्जन और कांसन एक पुरानी जगह पे दिखाए जाते हैं। फिर कांसन एक पुराने घर को देखता है और उसे नॉक करने जाता है। तभी डॉन्जन उसे रोकता है और कहता है कि हमें पुलिस के आने का यहाँ वेट करना चाहिए। फिर कांसन और डॉन्जन में बहस होने लगती है। कांसन बोलता है जाके पैसे कमाओ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। तो डॉन्जन बोलता है और फिर सीन कट होके हमें डॉन्जन के दोस्त को दिखाया जाता है। इसका मतलब डॉन्जन ने उसे पहले ही कॉल करके बुला लिया था। फिर उसका दोस्त दरवाजे को नॉक करता है, अंदर से आवाज़ आती है कौन है। तो डॉन्जन का दोस्त उससे पूछता है कि ये बाइक आपकी है। तो अंदर पर्सन बोलता है कि हाँ, इससे आपको क्या लेना देना। फिर डॉन्जन का दोस्त बोलता है कि हमें रिपोर्ट मिली कि आपकी बाइक से एक एक्सीडेंट हुआ है। तो वो पर्सन दरवाज़ा खोलता है और फिर हमें पता चलता है वो म्यूंग नम है और वो पूछता है कि किसको चोट लगी। ऐसा कहते ही पुलिस वाला दरवाजे को जोर से धक्का दे देता है और तीनों अंदर घुस जाते हैं। वो तीनों अंदर आते हैं और म्यूंग नम उस लड़की के आगे खड़ा हो जाता है। पुलिस वाला बोलता है इस लड़की को हमें सौंप दो। और उस लड़की का चेहरा काफ़ी इंजर्ड होता है। पुलिस वाला उससे पूछता है कि इस आदमी ने तुम्हें मारा है। तभी कांसन बोलता है नहीं, इसने नहीं मारा, किसी और ने इसे मारा है। फिर डॉन्जन कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि इस आदमी ने इस लड़की को मारा है। तो कांसन कहता है इस लड़की को मारने वाला ये आदमी नहीं बल्कि कोई और है। और डॉन्जन उसे बड़ी हैरानी से देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है 9 बजने में बस 1 मिनट ही बाकी होते हैं और वो लड़की न्यूज़ की तरफ देखने लग जाती है। वहीं कांसन उस लड़की को घूर घूर के देख रहा होता है। डॉन्जन कांसन को घूर घूर के देख रहा होता है और डॉन्जन को म्यूंग नम घूर घूर के देख रहा होता है और यहाँ घूराघूरी चल रही होती है। फिर म्यूंग नम डॉन्जन के सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी 9 बज जाते हैं और न्यूज़ एंकर जो टीवी में होती है बोलती है गुड इवनिंग, वेलकम टू द न्यूज़ 9 और सबका ध्यान न्यूज़ पे चला जाता है। तभी 9 बज जाते हैं और न्यूज़ एंकर जो टीवी में होती है बोलती है गुड इवनिंग, वेलकम टू द न्यूज़ 9 और सबका ध्यान न्यूज़ पे चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई रैंडम न्यूज़ चल रही होती है, पॉलिटिशियन का कन्फ्रेशन नहीं। सीन कट होकर हमें पॉलिटिशियन की वाइफ दिखाई जाती है जो एक गमला लेके अपना पति का सर फोड़ देती है। और फिर सन कट होकर हमें हिंसू को दिखाया जाता है जो एक लाइब्रेरी जैसे रूम में एंटर करती है और आवाज़ आती है कौन है और देखती है कि खिड़की पर एक पर्सन है। फिर सीन कट होके उस लड़की की तरफ दिखाया जाता है जो न्यूज़ देख रही थी कि अब उसके फादर का कन्फेशन आएगा, पर ऐसा नहीं होता। वो लड़की न्यूज़ को देख के मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ कांसन टीवी को घूर घूर के देखने लग जाता है और अचानक से टीवी के चैनल चेंज होने लग जाते हैं, लाइट फ्लिकर करने लगती है और एकदम से टीवी ब्लास्ट कर जाता है। डॉन्जन इस चीज़ को कवर करते हुए तुरंत कांसन का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाता है। वो लड़की कांसन के बारे में सोचती है उसको कैसे पता चला कि मुझे इस आदमी ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। म्यूंग नम डॉन्जन के बारे में सोच रहा होता है कि ये कौन था और डॉन्जन कांसन को बाहर ले आता है। कांसन कहता है उसको रुमाल। डॉन्जन कहता है कि मैं देख के आता हूँ, पर कांसन जिद करता है और अंदर चला जाता है। कांसन उस लड़की को रुमाल देता है और कहता है कि तुम्हारा है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। और सीन कट होके हमें डॉन्जन और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। डॉन्जन का दोस्त कहता है अंदर अभी क्या हुआ, मैंने देखा कि उसके मुंह से धुआं निकल रहा था और टीवी ब्लास्ट कर गया। तो डॉन्जन उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक्सीडेंट की बात से उसके साथ ऐसा होता रहता है। तो उसका दोस्त कहता है एक्सीडेंट की बात से धुआं निकलने लगता है, नॉनसेंस बातें बंद करो और मुझे सच बताओ। डॉन्सन कहता है कि तुम नहीं समझोगे। तो उसका दोस्त कहता है कि मैं समझूंगा, इवन तुमने कोई मर्डर भी किया होगा तब भी मैं समझूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये सुनकर डॉन्जन अपने चारों तरफ देखता है और उससे कहता है कि कांसन के पास सुपर पावर है और धीरे से उसके पास आके कहता है और तो और वो पास से आया है। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है ओके बाय और फिर वो कहता है यू पंक। फिर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कांसन उस लड़की से बात कर रहा था और कहता है ये चोट तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने दी है ना। तो वो लड़की पूछती तुम्हें कैसे पता। तो कांसन कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे कैसे पता, इम्पोर्टेंट ये कि तुम क्या चाहती हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पिताजी को मार दूँ। लड़की कांसन को हैरानी से देख रही होती है और कांसन ऐसी बातें कर रहा था जैसे मानो कि ये सब उसके साथ भी हुआ है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पॉलिटिशियन को अस्पताल लेके जाया जा रहा है
और मीडिया उसे कवर करने की कोशिश करती है। और घर के अंदर वो लेडी अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही होती है एक लॉकेट को लेकर। डिटेक्टिव उस लॉकेट को देखता है और याद आता है कि लेक केस के पास भी सेम ऐसा ही लॉकेट था। फिर म्यूगनम को याद आता है कि डॉन्जन वही राइटर है जिसने द ऑलमाइटी नॉवल लिखी है। वो उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो डॉन्जन कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको जानता भी नहीं, मैं आपका पीछा क्यों करूँगा। तो वो कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता है। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। फिर सीन कट होके हमें हिंसू को दिखाया जाता है। वो उस आदमी को कहती है कि बाहर आ। वो आदमी बाहर आता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं काए है। फिर हमें म्यूगनम को दिखाया जाता है जो कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो। डॉन्जन पूछता है कैसे। वो उसको कहता है तुमने ही द ऑलमाइटी नॉवल लिखी थी। और फिर उसे धक्का देके कहता है कि 27 साल पहले का मर्डर केस तुमने ही लिखा है। डॉन्जन ये सुन के हैरान हो जाता है। फिर उसे समझ में आता है ये वही पर्सन है। और फिर हमें डॉन्जन की दोस्त को दिखाया जाता है जिसके पास एक मैसेज आता है म्यूगनम और उस लड़की के बारे में। फिर वो दूसरे ऑफिसर को रेडियो से कांटेक्ट करता है और कहता है मैंने किडनैपर का पता लगा लिया है, मुझे बैकअप भेजो। और फिर सीन कट होकर हमें हिंसू को दिखाया जाता है जो काई से मिल रही होती है। वो म्यूगनम की फ़ोटो दिखा के पूछती है कि तुम इसके जानते हो। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, ये तो यहाँ का रेगुलर कस्टमर था बस। फिर हिंसू के पास पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो कहता है कि हमें म्यूगनम का पता चल गया और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डॉन्जन का दोस्त उसे फ़ोन कर रहा होता है ये बताने के लिए पुलिस वहाँ आने वाली है। तो डॉन्जन फ़ोन नहीं उठा रहा होता और वो यहाँ पे भीख मांग रहा होता है डॉन्जन प्लीज़ फ़ोन उठाओ, मुझे कुछ नहीं पता। और वो लड़की और कांगसन भी बातें सुन रहे थे। डॉन्जन यहाँ चिल्लाता है क्या वीडियोटेक, अगर तुम यहाँ सब कुछ सच जानते थे तो तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, क्यों इतने सालों सफ़र किया। और डॉन्जन उल्टा उसी को सुनाने लगता है तुम एक अपराधी हो, तुमने अपने लिए फ़ाइट क्यों नहीं की और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरों की ज़िंदगी से, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है और तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो, भूल जा पास्ट हो। ये कह के वो जाने लगता है। तभी कांगसन उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देता है। डॉन्जन बोलता है ओह माय गॉश, अब तुम्हें क्या चाहिए। तभी कांगसन म्यूगनम का भी हाथ पकड़ लेता है। और फिर अचानक से फिर हमें दिखाया जाता है डॉन्जन अकेला एक खाली सी जगह पे खड़ा है और बस उसी पे लाइट चमक रही थी, मानो जैसे उसने पास्ट में ट्रैवल कर लिया हो। वो उसी सीन पे पहुंच जाता है जहाँ 4 लड़के मिलकर एक आदमी को पीट रहे थे। और वहीं म्यूगनम एक कोने में पार्क में सो रहा था और उसने सब कुछ देखा होता है। वो सोने की एक्टिंग कर रहा था और फिर पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जाते हैं। और वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि वो पॉलिटिशियन ही होता है जो पहले डिटेक्टिव था। और वो म्यूगनम को टॉर्चर कर रहा था और कहता है कि तुम एक मर्डरर हो। वो बताता है उसे क्या कहना है, पर म्यूगनम कह रहा था कि उसने मर्डर नहीं किया है पर उसने मर्डर होते हुए देखा है। और वो डिटेक्टिव उसे बाथरूम के पानी में डुबा कर कहता है कि कन्फ्रेंस करो कि ये मर्डर तुमने ही किया है। और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव भी सब कुछ होते हुए देख रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से टॉर्चर किया जा रहा था और डिटेक्टिव ने भी ये सब होते हुए देखा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉन्जन भी ये सब देख रहा होता है। फिर हमें छोटा डॉन्जन भी दिखाया जाता है जो डिटेक्टिव से बात कर रहा होता है। डिटेक्टिव उसके करीब कुछ ढूंढ रहा होता है। वो पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। तो डिटेक्टिव बोलता है कि ये सीक्रेट है और उसको बहका देता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। कांगसन फिर गायब हो चुका होता है और दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ आती है। फिर डॉन्जन का दोस्त बोलता है कि हाथ ऊपर करो। तो डॉन्जन बोलता है क्या चल रहा है इधर। फिर डॉन्जन का दोस्त उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपने पीछे करता है और कहता है ये आदमी डेंजरस है, इसने इस लड़की का किडनैप किया है। फिर लड़की अचानक से म्यूगनम के सामने आ जाती है और बोलती है इसने मुझे किडनैप नहीं किया, ये मेरा ही आइडिया था। फिर सभी लोग उसे हैरान होकर देखने लगते हैं। फिर उसका दोस्त बोलता है अगर ऐसा है तो तुम्हें पुलिस पे भरोसा करना होगा। फिर डॉन्जन कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करते, क्या तुम मुझे थोड़ा समय दोगे। पुलिस वाला हाँ भरता है और उसी समय डॉन्जन अपनी कार लेके एक लेक के पास जाता है। फिर वो लेक के पास जाके कांगसन को ढूंढ रहा होता है और उसे कॉल भी मिलाता है। फिर हमें कांगसन दिखाया जाता है जो एक जगह पे बेहोश पड़ा होता है और वो एक ब्यूटीफुल मेट्रॉइड की तरह ब्लू कलर का चमक रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड नहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करो ताकि बहुत ज़्यादा वर्थित हो, क्योंकि इस पर बहुत सारे कॉपीराइट्स आ रहे हैं।